हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने के लिए हम लोग पहले समझना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट। सो जैसे और लाइट बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन। So when light falls on the radiation on the matter, when the light falls on the matter interact with the light and give a particular spectrum. स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक बैंड ऑफ कलरफुल लाइट, बैंड ऑफ कलरफुल लाइट। तो स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ कलरफुल लाइट। तो मतलब ये जब लाइट पड़ता है किसी मैटर के ऊपर, ये हो सकता है सॉलिड या फिर लिक्विड, किसी के ऊपर अगर गिरता है तो इट गिव्स ए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो इस तरह हम लोग को क्या होता है, इसलिए इजी होता है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए किस टाइप का सब्सटेंस है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को इजी होता है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, अननोन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या सब्सटेंस है, क्या लिक्विड है, कौन सा ऑर्गेनिक लिक्विड है, ये हम लोग को पता लग जाएगा किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो आप देख लीजिए डेफिनेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर with light or electromagnetic radiation. When light falls on the substance such as liquid or solid, its molecular atoms react to the radiations and give spectrum or band of colorful light. Each substance show a different spectrum, so it is easy to identify the unknown substance of study. तो हम जिसको स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी is used to identify substances, liquid और सॉलिड। सो कोई भी सब्सटेंस हो जिसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आर ऑप्टेंड फॉर डिफरेंट रेंजेस। सो मतलब डिफरेंट रेंज में डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट रेंज में डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रेंज में आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज का है 3 × 10⁶ to 3 × 10⁻10। तो इसी रेंज में रेडियो वेव आता है 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻10। इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में रेडियो वेव आता है। लेकिन 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 में माइक्रोवेव आता है। और 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 रेंज में आता है इंफ्रारेड। 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 से आता है विजिबल एंड यूवी रेज। 3 × 10⁻16, ठीक है, 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻18 रेंज आता है एक्स रेज। एंड 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻20 तक आता है गामा रेंज, ठीक है। सो इस तरह आपका डिफरेंट, इसको जो इस रेंज को ये बोलते हैं, ये इसको डिफरेंट रेडियो वेव कहते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं, विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रम कहते हैं, एक्सरे एंड गामा रेज। सो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे रेडियो वेव के लिए आता है, हम लोग बोलते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आरएफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, रेडियो वेव के लिए इसको कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है आरएफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली माइक्रोवेव के लिए आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सिमिलरली इंफ्रारेड के लिए क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली विजिबल एंड यूवी रीजन के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी
और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली एक्सरे के लिए एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सपीएस बोलते हैं, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सिमिलरली गामा रे के लिए गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो इस डिफरेंट रेंज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका नेमिंग होता है। और यूवी विजिबल रेंज के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का आउटर लेवल में, आउटर सेल में जो चेंजेस होते हैं उसी से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है। ठीक है, जो एटम का होता है आउटर सेल एंड इनर सेल, और वैलेंस सेल जिसको बोलते हैं, वैलेंस सेल में जब ट्रांजिशन होता है तब आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है और विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है। The study of electronic spectroscopy between the range 3 into 10 to the 14 to 3 into 10 to the power 16 is called UV spectroscopy or electronic spectroscopy. The study of electronic spectrum with frequency 3 into 10 to the 14 to 3 into 10 to the power 16 is called UV visible spectroscopy. And the transition level in the outer cell are responsible for production of spectra in this region. तो इस रीजन में जो आउटर लेवल है, जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर लेवल है मतलब वैलेंस सेल है, तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रा इन दिस रीजन। द absorption of light energy involves the promotion of electron। तो यहाँ पे जो absorption होता है लाइट एनर्जी का, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व? So electron in a molecule always remain in a molecular orbital, and molecular orbital is different and atomic orbital is different. So electron क्या करता है, molecular orbital में रहता है, and उसमें molecular orbital कौन सा है, सिग्मा है, पाई है, एन भी है, पाई स्टार है, सिग्मा स्टार, ये सब molecular orbital है। तो when a beam of monochromatic light falls on the sample, तो जब जब एक बीम ऑफ लाइट पड़ता है सैंपल के ऊपर, तो क्या होता है, लाइट इज ऑब्जर्व। सो लाइट क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू द हायर ऑर्बिटल, सो इट जंप्स टू नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड बाय ऑब्जर्विंग लाइट। तो जब वो लाइट ऑब्जर्व कर लेता है, वो एक्साइट होके दूसरा हायर ऑर्बिटल पे जाता है। तो कौन सा हायर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर, कौन सा ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार एंड एन से सिग्मा स्टार, ये चारों ट्रांजिशन होता है। सो बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में चार ट्रांजिशन होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, यहाँ से देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, नेक्स्ट होगा एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, नेक्स्ट होगा पाई से पाई स्टार एंड एट द एंड एन से पाई स्टार। तो ये चार ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर आपका एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, एक ट्रांजिशन होता है। तो सबसे मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, देन एन से सिग्मा स्टार, देन पाई से पाई स्टार, देन एन से पाई। जो ट्रांजिशन होता है यहाँ पे चार टाइप का ट्रांजिशन होता है, एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। तो ये चार टाइप का ट्रांजिशन होता है। तो पहला आता है ट्रांजिशन होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, जनरली सैचुरेटेड बॉन्ड में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सैचुरेटेड बॉन्ड में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। तो कंपाउंड्स विथ ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉलो सच ट्रांजिशन। तो जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे आपका CH4 हो गया, ठीक है, तो मतलब जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। कंपाउंड्स विथ ओनली सिग्मा बॉन्ड follows such transition, it appears on saturated hydrocarbons where all valence electrons are utilized in formation of sigma bond। तो जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। एंड such transition require small wavelength less than 200
such transition require small wavelength less than 200 मिली माइक्रोन, ठीक है। सो मीथेन का 135 नैनोमीटर और साइक्लोहेक्सेन का लेस देन 135 मिली माइक्रोन है। सेकंड में आता है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहाँ पे होता है? जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, कंपाउंड में होता है जहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वहाँ पे होता है। तो एन फॉर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल and so this kind of transition, this kind of spectroscopy obtained for compounds having non-bonding orbital. So जहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसी टाइप के कंपाउंड में n to sigma star ट्रांजिशन होता है। एंड दिस इज सिमेट्री फॉरबिडन एंड लो इंटेंसिटी ट्रांजिशन। तो ये जनरली होता है सिमेट्री फॉरबिडन एंड लो इंटेंसिटी ट्रांजिशन, एंड दिस इज फाउंड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये कहाँ पे मिलता है? सैचुरेटेड कंपाउंड में इस टाइप का ट्रांजिशन होता है containing heteromolecule with unshaired pair of electron। तो यहाँ पे हेट्रोमोलिकुलर होते हैं एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे अमोनिया में आप देखेंगे कि NH3 में अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3H ऐसे बॉन्डिंग में है, तो ये अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऑलरेडी है। इस तरह CH3 OH मॉलिक्यूल में भी है अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। सर नेक्स्ट आते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है जहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है वहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। सर अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो दीज आर फाउंड इन कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड भी डबल बॉन्ड रखता है, सो वहाँ पे भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। हियर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार। So pi electrons are excited to go to pi star orbitals, and this is usually symmetry allowed and high intensity transition होता है। And the basically conjugated alkenes absorb 170 to 190 मिलीमाइक्रोमीटर। तो मतलब conjugated alkene ये ज़्यादा pi to pi star transition देते हैं, ठीक है। और कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है वो भी 180 मिलीमाइक्रोन में ऑब्जर्व हो जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड 180 मिलीमाइक्रोन में ऑब्जर्व हो जाता है। सो लास्ट कहाँ का है? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है? सो दिस इज जनरली होता है कहाँ पे? जहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एंड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स सच एज कार्बोनाइल कंपाउंड और नाइट्राइल कंपाउंड। तो जहाँ पे दिस इज फाउंड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड having unshaired pi electrons such as carbonyl compound and nitrate, and this is also symmetry forbidden and low intensity। तो इसका इंटेंसिटी लो रहता है एंड सिमेट्री फॉरबिडन इसको कहते हैं। और उस कौन से कंपाउंड में जनरली होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन में जनरली ये ऑब्जर्व करता है 105 to 300 मिलीमाइक्रोन रेंज में माइक्रोवेव को। फिर उसके बाद इसका क्या एप्लीकेशन होता है? सर कहाँ पे ये एप्लीकेशन इसका है? तो इसका एप्लीकेशन जनरल होता है माइक्रोबायोलॉजी में एंड लाइफ साइंस में। तो पहला एप्लीकेशन होता है माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंस में इसका एप्लीकेशन होता है। सेकंड एप्लीकेशन होता है कलर्ड कंपाउंड। तो ये इसमें कलर्ड कंपाउंड जो होता है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो कलर्ड कंपाउंड डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। थर्ड होता है प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। सो किसी लिक्विड में बेंजीन मिल गया है तो बेंजीन को डिटेक्ट करने में ये भी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करने, ये भी विजिबल किसी बेंजीन कंपाउंड अगर कहीं पे मिक्स हुआ है बेंजीन कंपाउंड अगर कहीं पे मिक्स हो गया है तो ये भी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ बेंजीन कैन बी डिटेक्टेड। सेकंड इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप लोग अभी समझ गए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।